एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बातें जिसका ध्यान अगर आप सभी रखोगे तो दुनिया का कोई भी लुईस स्ट्रक्चर आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। मतलब बॉन्ड के साथ कई बार आपको प्रॉब्लम होती होगी कि I3 माइनस दे दिया, N3 माइनस दे दिया, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करें, ओजोन दे दिया कैसे ड्रॉ करें। तो इन्हीं सब बातों पे आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय वो है कोई भी एटम जो आपके सामने आ रहा है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, राइट। एंड ये बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको ग्रुप वाइज डिस्कस करूं तो एल्कली मेटल का जो ग्रुप होता है, यानी अगर मैं ग्रुप 1 बात करूं जिसमें एल्कली मेटल के मेंबर्स आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम से लेकर के नीचे फ्रांसियन तक, इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है आउटसाइड। उसके बाद दूसरे की बात करोगे तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड ऐसे करते हुए अगर आप यहाँ पी ब्लॉक पे चले जाओ, बोरॉन फैमिली का कोई भी मेंबर हो उनके पास 3, कार्बन में 4, ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6 एंड हेलोजेंस में 7 एंड अगर हीलियम छोड़ दो तो आप बाकियों में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने डी ब्लॉक क्यों नहीं बताया? क्योंकि डी ब्लॉक का लुईस स्ट्रक्चर नहीं बल्कि इसका कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो पहला चीज आपको ये ध्यान होगा, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताओ सेलेनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आप जैसे ही सेलेनियम के वैलेंस शेल में देखना चाहोगे तो वो ग्रुप चेक करो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इस ग्रुप में है, तो जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वही सेम इसका होगा। कितना था? 6, तो इसका भी 6 होगा। तो ऐसे करके अगर आपको सारे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज याद है तो आप क्विकली फिगर आउट कर सकते हो। तो पहला काम आपको पीरियोडिक टेबल के ये ग्रुप वाइज एलिमेंट्स उनको मेमोराइज करना है। ऑलराइट, अगर ये आपको क्लियर है तो मैं इसके आगे आपको डिस्कस करता हूं। तो पहला था आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करें। जो दूसरी चीज आपको डिसाइड करनी है वो है सेंट्रल एटम इनमें कौन होगा एंड साइड एटम कौन होंगे। तो अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कई बारी कोई एक इसका फिक्स रूल नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखे तो हम लोग उसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने SO2, फिर मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जांपल IF7, फिर लिखा मैंने HClO4। तो आप अगर ये सब चीजें ध्यान से देखो तो सेंटर में वही रह सकता है जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा पॉसिबल है। मतलब क्या हाइड्रोजन कभी सेंटर में रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, तो इसके अंदर ऑक्सीजन रह सकता है, सल्फर रह सकता है, मल्टीवेलेंट रह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर एक से ज्यादा मल्टीवेलेंट हो तो उनमें सेंटर में यूजुअली वो रहता है जो सिंगल एटम प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ SO2 में ऑक्सीजन सल्फर दोनों मल्टीवेलेंट है, लेकिन सल्फर यहां बीच में रहेगा क्योंकि वो अकेला है, ऑक्सीजन दो है। ऐसे यहां IF7 में कौन सेंटर में रहेगा? आयोडीन। इधर कौन रहेगा? HClO4 में हाइड्रोजन रह नहीं सकता, ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, तो क्लोरीन। तो मोस्ट केसेस में जो आपके आंसर आएंगे वो आप फिगर आउट करो अकेला एटम कौन है और पॉलीवेलेंट। अगर इतना बात आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो। लेकिन क्या ये सभी में वैलिड है? नहीं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको लिखूं HClO, यहां आप देखो ये मोनोवेलेंट है तो ये सेंटर में हो नहीं सकता। लेकिन इन दोनों की अगर हम बात करें, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन की, तो इनमें से हमें लगता है ये भी रह सकता है, ये भी। अब दोनों एक एक नंबर में है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि HOCl में ऑक्सीजन सेंटर पे रहता है। नाउ इफ दिस इज क्लियर टू यू, बट ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि बाकियों के केस में हमें कैसे इनको करना है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर किया कि सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरे पॉइंट पे मैंने आपको समझाया कि सेंट्रल एटम के बारे में आइडिया लगाना है ना। उसी सेकंड पॉइंट का एक हिस्सा और भी है, वो ये है कि कोई भी जो साइड एटम की तरफ से आ रहा है, साइड एटम का हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एक केस है हाइड्रोजन, जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए शेयरिंग होने के बाद। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो बाकियों का, एंड हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए जो साइड, वो किसी भी सर्कमस्टांस में
8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं रख सकते। ये बात बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है। सेंटर का जो एटम है, ये कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखा है, कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखा है, लेकिन कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां पे साइड वाले एटम कभी कॉम्प्रोमाइज करें। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आपको, आई मीन सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या ध्यान देना है आपको, किसी भी सर्कमस्टांस में जो सेकंड पीरियड का अगर कोई एटम सेंटर में बैठा हुआ है, सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से लेकर के पूरा नियॉन तक, ये पूरा जो ग्रुप है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट कभी भी किसी भी केस में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? बिल्कुल है, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उनके पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और आपको पता है कि सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2s एंड 2p होता है, 2d जैसा कोई ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए s में एक ऑर्बिटल, p में 3, मिला करके टोटल कितने हुए? 2, 4, 6 और 8। एक ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इसलिए 8 से ज्यादा कभी भी नहीं, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब किसी भी हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेट में भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये चीज, अच्छा कम रख सकता है, ज्यादा नहीं रख सकता है। कुछ केसेस ऐसे आपको मैं दिखाऊंगा बनाते समय जहां पे वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी कोई चांस नहीं है। इसी के साथ मैं अपने अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं, और वो है पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड जो एलिमेंट है, अगर सेंटर में वो आ जाता है तो क्या वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है? ऑफ कोर्स यस, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि थर्ड पीरियड आते ही 3D मिल गया, एंड 3D मिलते ही उसके पास लिवरेज मिल गई। कितने? D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखने की लिवरेज। हालांकि इतना रखता नहीं है, बट फिर भी 8 से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। सो इज दैट क्लियर? सो पॉइंट नंबर 1 क्या मैंने आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटम हम यूज कर रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 में साइड एटम एंड सेंट्रल एटम पहचानना है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइड एटम अगर वो हाइड्रोजन है तो उसका डबल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, डुप्लेट, एंड बाकी अगर कोई है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको क्या समझाया थर्ड में, कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। चौथे पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें मैंने आपको समझाया कि अगर वो थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स वाले कोई भी एलिमेंट है उनमें आप 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। और जो सबसे जरूरी बात है वो है पांचवा पॉइंट। वो क्या है कि अगर आपके पास नॉर्मल बॉन्डिंग से चीजें शेयर नहीं हो पा रही है, नॉर्मल बॉन्डिंग का मतलब ऐसा है कि अगर मान लो मैंने ए एटम यूज किया है, बी एटम यूज किया है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और इनको एक एक की शेयरिंग करनी है, तो एक ये देगा एक ये देगा, शेयरिंग का मतलब यही होता है। 2 की शेयरिंग करनी है तो एक और ए और एक और ये देगा, 3 की शेयरिंग करनी है तो मतलब इक्वल शेयरिंग इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल बॉन्डिंग है, नॉर्मल कोवेलेंट। अगर इससे काम नहीं चल पा रहा हो तो एक स्पेशल बॉन्ड को आपको जरूर याद करना है, दैट इज डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या है? डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं जहां पे शेयर करने के लिए दोनों रहते हैं लेकिन देने वाला कोई एक, और उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो अगर आप हटाना चाहते हो तो जिसने डोनर का भूमिका निभाया है इसमें उस पे प्लस चार्ज, और जिसने एक्सेप्टर का निभाया है उस पे माइनस, तो इस पे प्लस होगा और इस पे होगा -1, इस पे पॉजिटिव क्योंकि इसने दिया है। क्या कोई कंडीशन भी है या कभी भी मन किया तो हम डेटिव दे देंगे? यस, मोस्ट केसेस में आपको ये डोनर तभी दे पाएगा जब इसका खुद का पेट भरा हो, यानी इसके पास खुद 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये चांस से डोनेट करेगा। और इनकी क्या कंडीशन है? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो ताकि वो उसमें एकोमोडेट कर सके। तो अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखते हो तो आप पूरे लुई स्ट्रक्चर, टफ से टफ लुई स्ट्रक्चर में अभी आपको ड्रॉ करके आपके सामने दिखाऊंगा कि आप सारे स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो मैं सीधे सीधे तौर पे आता हूं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं जिसका मैं डिस्कशन करूंगा। राइट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल लेता हूं O3, BF3,
NO2। इसके बाद मैं कुछ चार्ज मॉलिक्यूल भी लूंगा, लेकिन पहले इनको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो पहला काम मैंने क्या बताया था, आप सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन ही है तो इसलिए सेंटर में भी ऑक्सीजन रहेगा, साइड में भी ऑक्सीजन। ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूं ये क्या है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये 6 है, ये इनके पास 6 है, इनके पास 6 है, इनके पास 6 है। अब भाई इसकी नीड कितने की है? 2 की, और सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इसलिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, किनारे वाले मैंने बोला है हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए मैं दोनों को ऐसे जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ूंगा इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कैसे हुए? जो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है वो तो रहते ही हैं, शेयरिंग करने के बाद जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया वो भी हम दोनों में काउंट करेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी है, बाकी इनका अपना है, यानी 4 इनके अपने थे, 2 इधर और 2 इधर, तो अब 8 हो गया। 4 बॉन्ड के अंदर एंड 4 इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके पास भी 8 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? साइड एटम ये भी है और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जो मैंने आपको बोला था कि साइड एटम कभी भी ऑक्टेट डिप्राइव नहीं हो सकते। तो जैसे ही मैं यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसके पास 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने वो जो 5वीं बात आपको बताई थी वो याद करिए कि जहां कहीं रिक्वायर्ड हो आप डेटिव बॉन्ड बनाओगे। तो बताओ, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा रख नहीं सकता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, यहां कमी भी है, तो ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका? ओजोन का। ठीक वैसे ही अगर मुझे बनाना हो BF3 का, तो मैं BF3 का आपके सामने, बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन कितने? 7। फ्लोरीन को कितने की जरूरत है ऑक्टेट के लिए? 1 की, तो 1 में यहां दिखा दे रहा हूं, ऐसे ही 1 यहां दिखा दे रहा हूं, ऐसे ही 1 यहां। लेकिन जैसे ही आप ये बनाओगे आप बोलोगे सर किनारे वालों का तो बात खत्म, लेकिन सेंटर में आप देखो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बोला था जब कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप डेटिव बॉन्ड के बारे में सोचोगे। तो बताओ, क्या यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या लोन पेयर भी है? क्या यहाँ कमी भी है? क्या ये दे सकता है? यस, ये डेटिव बॉन्ड दे सकता है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 2 इधर से भी मिला और 6 इसके पास पहले से थे। आते हैं इसी तरह से तीसरे स्ट्रक्चर पे जो कि NO2 का है। NO2 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सेंटर डिसाइड कर लिया, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑक्सीजन जो किनारे वाला है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोनों को, और अगर इसने नॉर्मल बॉन्ड बनाया तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 2 शेयर करके मिला, तो अब इसके पास 7 हो गए। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां भी नॉर्मल शेयर करेगा तो 2 और मिलकर के 9 हो जाएंगे। कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कभी, सॉरी यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप काउंट करो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन और ये एक्स्ट्रा 9 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या करें? ऐसे केस में यही एक मॉलिक्यूल है जहां पे इसका ऑक्टेट बिना कंप्लीट होते हुए भी इसे डेटिव देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मैंने याद करो सेकंड पॉइंट में समझाया था कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो 8 से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं रख सकते, उससे कम हुआ मजबूरी में तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत रेयर एग्जांपल है जहां पे ऐसा देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा कई लोगों को ये होता है कि नहीं सर चार्ज के केस में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, तो चार्ज के लिए भी मैं मूल मंत्र आपको ये दे रहा हूं कि हमेशा जो भी प्लस या माइनस आए ना उसको सेंटर पे रखो। माइनस आया तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ और प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन घटाओ। इसके भी मैं आपको 2 मॉलिक्यूल कराता हूं, उनमें एक एग्जांपल है I3 प्लस का एंड दूसरा एग्जांपल है I3 माइनस का। ये 2 एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। तो अगर इन 2 एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो जो पहला एग्जांपल है I3 प्लस, उसमें आप सेंटर में आयोडीन, किनारे आयोडीन और इधर आयोडीन रखिए। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो होते हैं 7, लेकिन I3 पे कैसा चार्ज है? प्लस, और मैंने बोला है कि जो भी प्लस माइनस है उसको कहां रखना है? सेंटर पे। तो बताओ यहां सेंटर पे क्या मैं रख दूं? अगर प्लस रखते हो तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, तो अब 7 के बजाय इसके पास 6 बचेंगे। इनके पास कितना बचेगा? इनके पास 7। किनारे वाले क्या करते हैं? इनको हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा।
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, तो सेंटर के पास कितने बचे? 6 थे, इसमें से यही इसका स्ट्रक्चर है। I3 प्लस का 2 लोन पेयर सेंटर पे एंड 2 किनारे। आते हैं अगली बात करते हैं I3 माइनस पे। तो कभी भी अगर आप देखो तो सेंटर पे ही चार्ज डेवलप करने हैं, माइनस डालो। माइनस डालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? 7 होते हैं आयोडीन के पास नॉर्मल, तो अब हो जाएंगे एक एक्स्ट्रा आ गया। तो किनारे वालों को कितनी जरूरत है? सिर्फ एक एक की, क्योंकि 7 की जरूरत है, तो एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया। जैसे ही एक एक आप यहां दोगे वैसे ही आप काउंट करो, 2 ये मिला करके 4 और ये मिला के 6, यानी अगर मैं इसको री असेंबल कर लूं तो ऐसा कुछ बनने वाला है। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, और इनका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज एंड मॉलिक्यूलर शेप बताना होता है। सो विद दिस आई होप आपको ये लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी क्लैरिटी लगेगी। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के क्वेरीज हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जब भी आपके इंपॉर्टेंट अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उस पे एक आपको डिटेल्ड वीडियो में शेयर करूं बना के। दैट्स ऑल एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट with your friends also so that they can learn something valuable, and thank you so much.